दल की बैठक जारी और देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार से मिलते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। साथ में हैं चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में नई सरकार की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आपको बता दें कि इससे पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद मिलेगा। वापस से वही तस्वीरें रिपीट हो रही हैं और ये मीटिंग चल रही है बिहार विधानसभा से। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक बार फिर से बिहार की कमान संभालेंगे सुशासन बाबू। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं। ये तय है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उस दिशा में जो तमाम औपचारिक प्रक्रिया है वो अब बस पूरी की जा रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और सेंट्रल हॉल में एक साथ एनडीए के सभी विधायक वहां पर बैठे हुए हैं और उनके साथ ये बैठक चल रही है। थोड़ी देर में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद फिर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। फिर इसके साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर कल शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी। तो ये लगभग तय है, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो तय हो चुकी है। अब इंतज़ार इस बात का कि कल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से ये कार्यक्रम और बड़ा हो गया है और जाहिर है इस शपथ ग्रहण के जरिए एनडीए अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी और जाहिर है आसपास के राज्यों में जहां चुनाव अभी होने हैं वहां तक ये संदेश देने की कोशिश करेगी। तो एनडीए के लिए बिहार का चुनाव काफी अहम और आज जब ये बैठक चल रही है तो इसके एक बार बाद आपको फिर आगे रोकूंगी, की ये प्रक्रिया तस्वीरें आपको दिखा दें। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो गई और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया जाएगा और ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संशय नहीं है। चुनाव के पहले तमाम आपको बता दें विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए लेकिन नीतीश कुमार नेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है जबकि डिप्टी सीएम वापस बीजेपी से रिपीट होंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इसमें कोई संशय नहीं है, जैसे कि मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा भी बता भी रहे थे। और नीतीश, चुनाव के पहले लगातार ये सवाल महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा था कि आखिर एनडीए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर देती और अगर चुनाव जीत भी जाते तो नीतीश कुमार रिपीट नहीं होंगे। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग गया और नीतीश कुमार फिर से नेता चुन लिए गए, मुख्यमंत्री वही बनने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक है, 10वां ये मौका होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो खबर आई है, सम्राट चौधरी प्रस्तावक के तौर पर थे इस मीटिंग में और एनडीए के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी प्रस्तावक थे और जाहिर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक सिर्फ औपचारिकता है और आप सही कह रही थी कि बहुत सारी अटकलें नीतीश कुमार को लेकर थी। विपक्ष का हमला भी था कि यदि उनके नाम की घोषणा नहीं की जा रही है, फिर घोषणा की गई तो ये कहा गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा और फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर हमले लगातार किए जा रहे थे। विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा था कि वो अचेत हो गए हैं, रिमोट से चलने वाले सीएम हैं, उनको उनकी याददाश्त पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो एक साथ इन सारे सवालों का जवाब जो है इस चुनाव ने दे दिया है और जाहिर है जिस तरह से एक बड़ी जीत मिली है और जीत में नीतीश कुमार की भूमिका जिस तरह से सामने आई है और चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस तरह से हमने नीतीश कुमार को काफ़ी एक्टिव देखा, लगातार वो प्रचार में जिस तरह से काफ़ी व्यस्त थे, बारिश का समय हो, ठंड, तमाम जो मुश्किलें आ रही थी मौसम की, उस दौरान भी नीतीश कुमार जिस तरह से काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे, उसके बाद ही इन चर्चाओं पर विराम लगना शुरू हो गया था। और अब जब नतीजे आए हैं और जब आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है ये कितनी बड़ी ज़रूरत है और कितना उनका अभी भी उनकी पकड़ है। तो ये बातें जाहिर है चुनाव के नतीजों से साबित हुई है और यही कारण है कि एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। निश्चित रूप से एक लंबा समय और इतना लंबा समय जिसमें एंटी इनकम्बेंसी आमतौर पर हो ही जाती है, लेकिन बिहार शायद एक ऐसा उदाहरण, नीतीश कुमार शायद ऐसा अपवाद जहां 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं थी, बल्कि पिछले साल पिछले चुनाव के मुकाबले और बड़ी जीत मिल गई है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 20 साल के बाद भी उस मुख्यमंत्री को पिछले चुनावों के मुकाबले और बड़ी जीत मिली है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर प्रशांत किशोर जैसे वो नाम जो इस क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं, उनके सारे कयास गलत हो गए। जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति में वैसे ही सक्रिय हैं और शायद आने वाले दिनों में भी रहेंगे। और आने वाले दिनों में भी जाहिर है नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहेंगी, विपक्ष का हमला भी होता रहेगा। अब देखना यह है कि नई सरकार में जब वो शपथ लेते हैं उसके बाद शपथ के बाद सरकार किस तरीके से चलती है और उसमें नीतीश कुमार किस तरह से पहले की तरह एक्टिव रहते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये तमाम सारे जो सवाल हैं उनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। जी नीतीश, चूंकि अगर मैं सिर्फ जेडीयू की बात करूं एनडीए के इतर, तो ये नीतीश कुमार के लिए डू और डाई वाला ये चुनाव था। उन्हें अपने आप को साबित करना था और 2020 के मुकाबले इस बार जेडीयू ने जो लंबी छलांग सीटों की लगाई है, तो नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित भी किया और ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री तो वही रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार देखिए जेडीयू की सीटें यदि कम हुई थी, सिर्फ 43 आ गई थी, तो सब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्यों हुआ था। ये हुआ सिर्फ इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन दोनों ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया। और चिराग पासवान तो खुलकर इस बात को कह रहे थे कि वो जेडीयू की सीटों पर नुकसान पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका असर दिखा और आंकड़े इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से जेडीयू को कई सीटें गंवानी पड़ी। चिराग पासवान की वजह से करीब 30 से अधिक सीटों का नुकसान जेडीयू को होता दिखा और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से करीब 10 सीटों का नुकसान हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में जो नुकसान हुआ उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी, उनका प्रदर्शन जो है आपको फीका नजर आता है। लेकिन इस बार चूंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा साथ भी हैं और इसके अलावा जो तमाम जो काम किए गए, जो योजनाएं शुरू की गई, जो एक प्रयोग किया गया, उस वजह से इसमें और इजाफा हुआ। और यही कारण है कि आपको जो नतीजे नज़र आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और आप इससे पहले भी देखें 2015 का चुनाव भी यदि आप देखें कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ गए थे तो उसमें किस तरह की जीत मिली। जबकि ठीक एक साल पहले 2014 में मोदी की लहर थी, प्रधानमंत्री मोदी देश में प्रधानमंत्री बने थे और हर जगह उनकी चर्चा थी। लेकिन एक साल बाद ही जब बिहार में चुनाव हुआ, दो ताकतें एक साथ मिल गई, नीतीश लालू एक साथ आ गए, तो यहाँ पर नतीजा क्या हुआ, बड़ी जीत मिली थी उस समय महागठबंधन को। तो बिहार की राजनीति में जो एक सच्चाई है कि 3 बड़ी ताकतों में से 2 ताकतें जब भी एक साथ आ जाती हैं तो प्रचंड जीत मिलती है। और ये पिछले 4 चुनाव से लगातार देखने को मिल रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो एक बड़ी जीत मिली है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के बिना इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर दोनों पार्टियों का अपना अपना एक बेस वोट है। जेडीयू जो है अति पिछड़ी जातियों के बीच और लवकुश जो वोट है पिछड़ी जातियों में उस पर उनकी पकड़ है। और दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात करें तो सवर्णों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों में जो बीजेपी की पैठ है वो भी बड़ी है। तो आप इन दोनों को जोड़ दें तो जाहिर है इतनी बड़ी जीत इसलिए आपको नजर आती है। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी है और नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने अपने आप को साबित भी किया है। देवेंद्र, कल शक्ति प्रदर्शन का भी दिन है। एनडीए में तमाम बड़े नेता जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम। कल एक मेगा शो होगा। क्या ये माना जाए कि इससे बंगाल, बिहार सब कुछ साध लिया जाएगा और वहां से एक मैसेज भी दिया जाएगा कल? ये बीजेपी की कोशिश रहती है और हमें सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से जेडीयू कोई बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर उत्साहित नहीं थी कि गांधीनगर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए। और जेडीयू के नेताओं की ये राय थी कि क्यों ना इसको राजभवन में ही सीमित पैमाने पे कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी उस बात के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, बिहार की जनता के सामने गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए। और जाहिर तौर पे ऐसे शपथ ग्रहण समारोह जब आप करते हैं तो सिर्फ उस राज्य के लिए मैसेज नहीं बल्कि आगे के जो चुनावी संभावनाएं जिस रास्ते पे आपको लेके जानी होती है उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक माहौल देना होता है। साथ ही ये दिखाना होता है कि जनमानस किस प्रकार से हमारे साथ हैं। और क्योंकि बीजेपी के लिए अगला साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चुनाव वाला राज्य है तो उस कंडीशन में बीजेपी की पूरी ये कोशिश है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य दिखाए। ये दिखाए कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से लग के काम करते हैं, एनडीए कार्यकर्ता किस प्रकार से लग के काम करते हैं, तो एनडीए के लिए सफलता हासिल होती है। और वही कोशिश रहेगी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य दिखाकर और उस मैसेजिंग देने की जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी के अधिकांश आप देखें शपथ ग्रहण समारोह तो वैसे ही भव्य होते हैं जिसमें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं। और वो इस लिहाज से भी एक राजनीतिक
शिष्टाचार होता है प्राची कि जिन नेताओं को आपने चुनाव में इस्तेमाल किया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे कि किस प्रकार से जाके न सिर्फ प्रचार कर रहे थे बल्कि अलग अलग राज्य के नेता तो एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो उस कंडीशन में जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो कैसे उन नेताओं को बुला के एक भव्य कार्यक्रम ना किया जाए। बीजेपी का ये लॉजिक रहेगा और उसी लिहाज से उम्मीद जताई जा रही है कि कल 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तैयारी कम से कम वैसे ही की जा रही है। प्राची बिल्कुल देवेंद्र, जरा एक और अटकलों पर मैं बात करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित है वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन रहे हैं लेकिन सरकार बीजेपी चलाने वाली है। क्या आपको कुछ ऐसा होता हुआ पटना बिहार में नजर आ रहा है कि चेहरा भले ही मुख्यमंत्री का नीतीश हो लेकिन सरकार बैकएंड से कोई और चला रहा है? नहीं, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चलाएंगे और नीतीश कुमार की जो टीम है वही सरकार चलाएगी। इसमें बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ कहने के लिए होंगी। हालांकि बिहार में एक चीज़ क्लैरिटी हमेशा से देखने को मिली है और प्राची पहले भी, और कि 2005 से 10 की बात कर ले उस दौर में भी, कि बीजेपी कोटे के जो मंत्रालय होते हैं अमूमन उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दखल नहीं देते ज़्यादा। कोई सैद्धांतिक बात हो जिसमें मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डे टू डे में मुख्यमंत्री का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो वो देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे एक अलायंस के तहत एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जिसके जिम्मे जो मंत्रालय है वो उस मंत्रालय के हिसाब से फैसला करे। जहाँ मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो। इस बार भी आप देखेंगे कि वैसा ही रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेल इन कमांड रहेंगे और बीजेपी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहेगी जहां पर किसी प्रकार की रार टकरार या टकराहट की गुंजाइश दिखे। और उसके पीछे प्राची राजनीतिक वजह है बीजेपी के सामने कि बीजेपी की अब पूरी कोशिश ये रहेगी कि नीतीश कुमार के साथ इतना स्मूथ राजनीतिक इक्वेशन रखे कि आगे भविष्य में जब भी नीतीश कुमार की उम्र भी एक हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो भविष्य में जब भी कोई सत्ता हस्तांतरण की स्थिति आए तो न सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हो बल्कि जो वोट बैंक है उस वोट बैंक का भी नेचुरल हस्तांतरण होना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि फिर वो वोट बैंक छिटक के दूसरे खेमे में चले जाए। और उस लिहाज से ज़रूरत से ज़्यादा जिसको पॉलिटिकल ल्यूब्रिकेशन कहते हैं उसका इस्तेमाल करने को देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपने पहले भी देखा कि ऐसा नहीं था कि टिकट बंटवारा में समस्याएं नहीं थी, लेकिन उन समस्याओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार के फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस समस्या को भी बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। और ये सब कुछ इस लिहाज से हो रहा है, जेडीयू को भी पता है कि बीजेपी के साथ रहना उसके लिए कितना ज़रूरी है, बीजेपी को भी पता है कि अभी जेडीयू के साथ रहना कितना ज़रूरी है। भविष्य के लिहाज से अगर आप अपने आप को बिग प्लेयर देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जेडीयू को साथ लेकर वो चलें और उसी लिहाज से आपको सरकार चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल नीतीश कुमार ही कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राची जी नीतीश, जरा ये बताइए, चूंकि बिहार चुनाव में हमने देखा है महिलाओं की भागीदारी क्या रही है। 71% महिलाएं अपने घरों से निकली, वोट किया और ये अपने आप में बड़ी बात थी। कल जब नई सरकार की रूपरेखा तैयार होगी, गठन होगा, हमें महिलाओं की भागीदारी भी नजर आएगी? जी हाँ, ये उम्मीद की जा रही है और इस बात की चर्चा महिला विधायकों के बीच भी है। मैंने कई महिला विधायकों से बात की तो हर किसी की जुबान पर इस बात की चर्चा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखा है इस चुनाव में कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों को आप देख लें, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो उत्साह और जोश था वो हमने भी करीब से देखा है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर बताती हैं कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और चूंकि बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी उनको बनाए रखने का एक डर था महिला में कि कहीं इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, कोई बदलाव ना हो जाए, क्योंकि पूरे परिवार के लिए इसमें सब कुछ था। यदि सास ससुर को वो पेंशन मिल रहा था जो 400 से सीधे 1100 हो गया तो खुद उस महिला को 1100 रुपये मिला था। बेटी को +2 करने पर यहाँ 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 दिया जाता है। जो बेरोजगार युवक है उसको 1 साल तक 1,000 रुपया दिया जाना है। तो पूरे परिवार के हर मेंबर के लिए जो चीज़ें सुविधा मिल रही थी उसमें कोई बदलाव ना हो जाए, इसका डर था महिलाओं में। और इसलिए ये जो जोश आपको नजर आया कि हमें इस सिस्टम को बनाए रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, और यही कारण है कि महिलाओं का वोट इतना ज़्यादा नजर आया। तो जाहिर है मंत्रिमंडल में भी ये चीज़ें नजर आएंगी
और इस बात की पूरी चर्चा की जा रही है कि महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री ने देखिए जिस MOI का जिक्र किया उसमें महिला और युवा की बात उन्होंने कही है, तो हर किसी को इस बात का एहसास है कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और नीतीश कुमार तो महिला वोट बैंक के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने जातियों से हटकर एक नया वोट बैंक भी यदि खड़ा किया है तो नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक खड़ा किया है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है वो चीज़ें नजर आएंगी। इससे पहले भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को जगह दी है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पहले से और बेहतर होगा। प्रिया, बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए राजेश के पास चलती हूँ। राजेश, जिस तरीके से भी नीतीश जिक्र भी इस बात का कर रहे थे कि जो कदम उठाए, जो घोषणाएं चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने की, क्या उन्होंने संजीवनी का काम किया, चाहे वो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाना हो, युवाओं को साधा, वृद्धों को साधा, सफाई कर्मियों को, हर एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि कोई भी वंचित ना रहे, सबको कुछ ना कुछ दिया जाए, और घोषणाएं भी हुई। और क्या उसी का असर ये नजर आया कि इतनी बम्पर जीत हुई और कल एक पॉलिटिकल मेगा शो हम देखेंगे पटना के भीतर? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव के पहले घोषणाएं हुई या जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया गया, वो तात्कालिक कारण हो सकते हैं जिस वजह से वोटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, इसके पहले जो 2005 से लेकर अब तक जो शासन रहा है, उसमें लगातार कुछ न कुछ वो परिवर्तन करते रहे। और बिहार में ये परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आपको जमीन पर दिखते हैं। हाँ, ये चुनाव के ठीक पहले कई बार राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे योजनाएं लाती हैं जिससे तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, जिससे तुरंत का तुरंत फायदा लोगों को नजर आता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, जिसे सुशासन भी कहा जाता है, अलग अलग पार्टियां जो है, अलग अलग नेता जिसको कहते रहे, वो सिर्फ इन योजनाओं की वजह से वो वोट बढ़ा हो ऐसा नहीं है। हम 2005 से लगातार महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं बिहार में, वो हम देखते रहे। सबसे पहले नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने बच्चियों के लिए, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, उनके लिए साइकिल का एक प्रावधान किया था कि जो भी बच्चियां स्कूल जाएंगी उन्हें साइकिल दिया जाएगा। ये तब के जमाने में बड़ा हिट रहा था और इसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी उस जमाने में। उसके बाद लड़कियों को अगर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो लोन दिया जाता था, उसमें सिर्फ 1% ब्याज लिया जाता था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया, जिसे बाद में 0% ब्याज पे उन्हें लोन दिया जाता था। साथ ही शराबबंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो शराबबंदी के बारे में लोग बातें करते रहे हो, उसके खिलाफ में बातें करते रहे हो, लेकिन शराबबंदी खास करके महिलाओं को ध्यान में रखकर लागू किया गया था। और महिलाओं के जहन में यह बात थी कि नीतीश उनके बारे में सोचते हैं, और यही वजह थी कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आ रही थी बाहर। और पिछले चुनाव में हम देखते रहे कि महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है नीतीश कुमार को लेकर, और ये सारी बातें इस चुनाव में भी देखने को मिली। हाँ, 10,000 रुपए जो इस बार जीविका दीदी को मिला, उसकी चर्चा बहुत हुई, उसके बारे में लोगों ने बातें बहुत की और महिलाओं ने भी उसके बारे में बात की। लेकिन महिलाओं के दिल में नीतीश कुमार के लिए जो एक वो उनको चाहती है कि सरकार में वो बने रहे, वो हम पूर्व के चुनावों में भी देखते रहे। तो सुशासन बाबू जो उन्हें कहा जाता है बिहार में, वो इन चुनावों में जो प्रचंड बहुमत मिला है उससे चरितार्थ करता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसे कि अभी राजेश कह रहे थे, जंगल राज बनाम सुशासन की सरकार। एनडीए के लगभग हर बड़े चेहरे ने बिहार के कोने कोने में ये समझाया कि जंगल राज क्या था, सुशासन क्या है, और अगर आपने जंगल राज को ला दिया तो कैसी तस्वीर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण था शायद एनडीए के लिए बताना और जनता तक अपनी बातों को पहुंचाना। लेकिन अब आगे नीतीश के लिए चुनौतियां क्या होंगी, अब आगे क्या? और प्रिया, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत रहेगी, जो बड़ी चुनौती का काम होगा नीतीश सरकार के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे और ज़्यादा बेहतर करें। जैसे एसआईआर विवाद के पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अचानक से क्राइम दिखने शुरू हुए थे, और आपको याद होगा कि किस प्रकार से बंदूक लहराते हुए नर्सिंग होम में जाके पिस्टल लहराते हुए गोली मारी गई थी, तो उन सारी तस्वीरों ने बिहार में सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया था। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने अचानक एसआईआर की एंट्री कराई और उन सारे इश्यूज़ को गौण करके एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आगे सरकार के लिए निश्चित तौर पर वो चिंताएँ रहेंगी कि कैसे, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप डिलीवर करें, दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि इतने पैसे को अगर 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई है तो बिहार इतना ऐसा साधन संपन्न स्टेट नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो। ऑलरेडी लिकर बैन है जो कि रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता रहा
रहा था, लेकिन उस सोर्स को भी नीतीश सरकार ने खोया। तो ऐसे कंडीशन में लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो एक चुनौती रहेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा मददगार जो नज़र आ रहा है वो ये कि केंद्र सरकार ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके उन कामों को, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को करा सकती है, क्योंकि बिहार के पास एज ए स्टेट रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और इसीलिए बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती थी, क्योंकि आप तकनीकी तौर पर वो संभव नहीं है, वो व्यवस्था ही खत्म की जा चुकी है। तो उस कंडीशन में अब केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे और नीतीश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले और उन फंड के सहारे स्टेट का डेवलपमेंट करे, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। क्योंकि अगर 2005 से लेके अब तक आप लगातार शासन में हैं, तो स्वाभाविक तौर पे लोग भले ही उस शासन से खुश हैं, लेकिन अपेक्षाएं उसी अनुरूप में रहती हैं। और बिहार में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत शानदार काम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अच्छा काम हुआ है, लेकिन एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात करें, तो ये सारे वो सेक्टर हैं जहाँ पे ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट कैसे आकर्षित करें, ये राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। और निवेश, क्योंकि लैंड बैंक बिहार का बड़ा हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक आधारित इंडस्ट्री को ही वो आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे बहुत अच्छा है। आप देखिए कि बिहार के लोग पूरे दुनिया में जाके वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो उस कंडीशन में वैसे मेहनतकश लोग जिस स्टेट के पास हों, वहाँ पे अगर तकनीक बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाए तो वहाँ पे राज्य अच्छा कर सकती है। तो नई सरकार इन सारी चुनौतियों से ज़रूर निपटना चाहेगी। एक बार शपथ लेने के साथ ही उनके लिए सामने वो टास्क रहेगा। जी बिल्कुल, एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नीतीश कुमार निर्भीक नेता हैं। चिराग पासवान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विधायक दल की बैठक में चिराग ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। नीतीश ने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया, नीतीश कुमार निर्भीक नेता हैं और सरकार बेहतर तरीके से चलाएंगे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, चिराग पासवान वही है जो चुनाव के पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने नीतीश सरकार को घेरते रहे, सवालों को घेरे में कई बार लिया, लेकिन अब जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो निर्भीक हैं, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। उनके बेटे को आगे बढ़ाने की बहुत बातें हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निशांत को पीछे ही रखा नीतीश कुमार ने। जी हाँ, जाहिर है नीतीश कुमार की इन खूबियों की चर्चा जो है विरोधी भी करते हैं। और ये कहा जाता है कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उनके भाई के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उनके बेटे को यदि आप देखें तो शायद यकीन करना मुश्किल होता है लोगों की कि 20 साल से जिसके पिता मुख्यमंत्री हैं उनके ये बेटे हैं। बिल्कुल सादा जीवन। और इन बातों को लेकर ही नीतीश कुमार की जो चर्चा है काफ़ी होती रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता इसी बात के कायल हैं। और कई बार उन्होंने ये बातें कही भी है कि नीतीश कुमार की यही खासियत जो है उनको बाकियों से अलग बनाती है। चिराग पासवान भी जाहिर है जिस समय वो विरोध में थे, जिस समय पिछली बार जेडीयू के वो पीछे पड़े थे कह सकते हैं, जेडीयू की हर सीट पर उम्मीदवार उतार रहे थे, उस समय से उनका एक अभियान शुरू हुआ। लेकिन बाद में जब फिर वापस आए तो वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करने से लेकर तमाम वो चीज़ें नजर आई। हाँ, सीटों को लेकर जब बार्गेनिंग का दौर चल रहा था उस समय जो राजनीति में होता है वो हमें नजर आया कि किस तरह से उन्होंने एक दबाव बनाने की कोशिश अपनी तरफ से की। लेकिन जाहिर है अब नीतीश कुमार से बड़ा नाम बिहार में अभी कोई दूसरा नेता है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान का बयान भी स्वाभाविक है और आने वाले समय में भी आपको ये चीज़ें नजर आएंगी नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में कई चुनौतियां हैं जिसका जिक्र अभी देवेंद्र कर रहे थे। और ये तमाम वो चुनौतियां हैं जिस पर विपक्ष की भी नज़र है और हर किसी की नज़र इस बात पर है कि आखिर जो वादे किए गए वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। कई दलों ने तो इसको लक्ष्य करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आपने देखा होगा कि कल कहा कि 2 लाख रुपए तक की जो बात कही गई है उन महिलाओं को देने की जो सफल होती हैं, यदि वो दे दिया जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो यानी उनको पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जो है 2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे महिलाओं को। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई सवाल खड़े उन्होंने किए, उसमें से कोई सफल नहीं रहा, उनकी बात सही साबित नहीं हुई। लेकिन अब देखना यह है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको साधना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अन्यथा विपक्ष जो है इन मुद्दों को साधने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें नज़र भी आएंगी जब विधानसभा का सत्र होगा। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से विपक्ष इन सारे सवालों को खड़ा करेगा। प्रिया, बिल्कुल। और इस पर एक छोटा रिएक्शन मैं देवेंद्र का भी ले लेती हूँ। देवेंद्र, क्या दिल्ली से चिराग पासवान को कोई मैसेज पास किया गया या चिराग को आत्मबोध हो गया कि भाई अभी नीतीश का कद इतना बड़ा है, उनकी बराबरी फिलहाल बिहार के भीतर तो कोई नहीं कर पाया? ये सुर कैसे बदले चिराग के?
चुनाव से पहले तो प्रिया ये ज़रूर मैसेज था कि एनडीए को एकदम एकजुटता के साथ जाना है और एक भी बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये लगे कि आप राज्य सरकार के किसी चीज़ फैसले के खिलाफ या जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ कोई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद जो आंकड़े आ गए हैं उन आंकड़ों ने ज़्यादा बोध करा दिया गया होगा, क्योंकि ये अब पोजीशनिंग ऐसी नहीं है कि इस तरह के नंबर्स के बाद कोई छोटा दल किसी रूप में कोई प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सके, कोई प्रेशर आजमा सके। वो रियलिटी अब रह नहीं गई है। और जाहिर तौर पे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेके जो हार्ड बार्गेन की और उसको लेके उनके अंदर जो एक राजनीतिक कड़वाहट थी, अब चुनाव के नतीजे ऐसे आ जाने के बाद अब वो व्यवहार में भी नज़र आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब गृहमंत्री अमित शाह के साथ जब बैठक करने की नौबत आई तो उसमें सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के नेता थे, उसमें एलजेपी जबकि 19 विधायक उनके पास है, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया क्योंकि अब वो राजनीतिक ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा चलना चाहेंगे बीजेपी और जेडीयू के नेता। शायद चिराग पासवान को भी ये समझ में आ रहा होगा कि बेहतर है कि अगर बिहार का मैंडेट ऐसा मिला है कि उनके इतने सारे विधायक जीत गए तो इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य में अपना कद और अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ये तो चिराग पासवान को भी समझ में आ ही रहा होगा। बिल्कुल राजेश, एनडीए को एक नया नाम मिला बिहार चुनाव में, पांचों पांडव। अब 5 पांडव नाराज ना हो, ये कितनी बड़ी चुनौती खासतौर पर बीजेपी के लिए हुई होगी, क्योंकि सबसे बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी है। सबको मनाना, 5 लोगों को उनके हिसाब से भागीदारी देना कितना महत्वपूर्ण है और क्या कल हम इसकी भी तस्वीर देखेंगे? देखिए, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है और मनाने वाले फॉर्म में नहीं है, मनाने की कोशिश नहीं कर रही। और जो बाकी के 4 भाई हैं वो बीजेपी की बात जो है वो सुनते हैं, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी अगर कुछ कहती है तो वो बाकी के जो 4 भाई हैं उन्हें लगता है कि वो उनके फायदे की बात है। इस 5 लोगों के गठबंधन में बने रहने, मजबूती से बने रहने वाली बात बीजेपी कर रही है। यही वजह है कि जब भी कहीं कुछ फंसता हुआ दिखा, हमने देखा कि बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो गृह मंत्री हो देश के, वो सामने आए, या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, वो पिक्चर में आए। नित्यानंद राय तक को देखा हमने कि वो पिक्चर में आए जब चिराग पासवान निगोशिएशन के दौरान एक वक्त एक खबरें आई थी कि वो नाराज हो गए। तो जो बड़ा भाई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, वो उस रिश्ते को, उस जगह को अच्छे से निभाता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि 5 में बॉन्डिंग जो है वो जमीन पर नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि हर एक जो नेता था वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी जमकर प्रचार करता हुआ नजर आया। तो जितना वो प्रचार अपने उम्मीदवारों के लिए कर रहा था, उतना ही वो प्रचार दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी करता रहा। योगी आदित्यनाथ जब बिहार आए तो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए तो किया है उन्होंने प्रचार, दूसरी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए भी उन्होंने प्रचार किया, दूसरे जो उनके घटक दल है उनके लिए भी प्रचार किया। तो ये बॉन्डिंग जो है वो जमीन पर नजर आई और इसके लिए बहुत जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी और बड़ा भाई जो है वो जिम्मेदार है। और फ्यूचर में यानी कि भविष्य में भी वो ये जो रोल है वो निभाते रहेंगे, वो अभी से नजर आ रहा है। जी